बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ज़रा तैयार हो जाइए क्योंकि आज का व्लॉग कानूनी, आईनी और बहुत सारी पेचीदगियों से भरपूर है। आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, अदयाला जेल और मुल्की सियासी सूरत हाल से कुछ बड़ी खबरें हैं। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से हर थोड़ी देर बाद आने वाली जो खबरें हैं वो बता रही है कि मामला जो है वो संगीन होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट शोडाउन ने पूरे मीडिया की तवज्जो इस वक्त हासिल कर ली है। सारे टॉक शोज भी इसी के ऊपर हो रहे हैं। काजी फाइज ईसा सदारती ऑर्डिनेंस के बाद तगड़े हुए हैं, लेकिन 8 जजेस ने उससे भी तगड़ा स्टैंड लिया है। इलेक्शन कमीशन को जारी की गई वजाहत के बाद अब से कुछ देर पहले मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। जहां इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो चार्जशीट नजर आ रही है, वहीं 8 जजेस ने अपने ही 2 फेलो जजेस के बारे में भी फैसले में कुछ लिख दिया है। एक ही दिन में मंसूर अली शाह की जानिब से 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला अलग आया है और सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी एक ख़त वो अलग मंजर आम पर आ गया है। उधर काजी फाइज ईसा ने भी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक 2 अहम तरीन केसेस जो हैं वो समाअत के लिए फ़िक्स कर दिए हैं। फिर इमरान खान के हवाले से भी खबरें हैं। उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कौम को तैयार रहने का कह दिया है। पार्टी का अगला जलसा रावलपिंडी में होगा, ये भी हुक्म दिया गया है। ये सब क्या हो रहा है ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे टीवी पर कुछ लोग बैठे हैं ना, वक्त पड़ने पर तजियाकार बन जाते हैं, वक्त पड़ने पर माहिर कानून भी बन जाते हैं, फिर दिफाई अमूर के तजियाकार भी बन जाते हैं, फिर कभी कभार झूठी खबरें भी सोशल मीडिया पर फैलाते हैं और आपको बताते हैं कि ज़राए ने तस्दीक की है इस बात की। तो हम झूठी खबरें तो नहीं फैलाएंगे, लेकिन वक्त पड़ने पर हल्के फुल्के कानूनी माहिर बन जाते हैं। क्योंकि आजकल सिचुएशन ऐसी है ना कि पार्लिमानी कार्रवाइयाँ कवर करते करते तो वो पार्लिमानी मामलात के ऊपर ज़रा गहरी नज़र रही, फिर अदालती मामलात, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये पहले चीज़ों का नहीं पता होता था। सुप्रीम कोर्ट तक तो कभी मामला गया ही नहीं था ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट तक, लोअर कोर्ट्स तक, हाई कोर्ट्स में क्या हो रहा है ये सारी सिचुएशंस आसानी से समझ आ जाती है। तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि आज सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई को जारी किए गए मुख्तसर फैसले का तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया है। उस फैसले का जिसमें कहा गया था कि पीटीआई एक सियासी जमात थी और है और मखसूस नशिस्तें पीटीआई के पास जाएंगी। ये 12 जुलाई को फैसला आया था मुख्तसर। अब उसका तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। ये तफसीली हुक्मनामा 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि आने वाले चीफ जस्टिस मुमकिना तौर पर हैं, उन्होंने जारी किया है। और तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला कालादम करार देते हुए आइन से मुतसादम भी करार दिया गया है। साथ ही एक बार फिर अक्सरियत के साथ इन जजेस ने वाज़ेह किया है कि पीटीआई कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर बड़ी हैरानगी का इजहार किया है और साथ ही लिखा है इस फैसले में कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक से मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। आप इमेजिन करें, बुनियादी फरीक कौन था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई, जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जवाज बनाकर फिर ये सारी कहानी आगे चलाई गई, बल्ले का निशान छीना गया, मखसूस नशिस्तें छीनी गई। ये सिर्फ और सिर्फ एक मामला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, जो कि पार्टी का अंदरूनी मामला होता है किसी भी पार्टी का। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो हो सकती थी वो यही थी कि आप उनसे बल्ले का निशान ले लेते। लेकिन इससे बढ़ के जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट उन मामलात को आज डिफाइन कर रही है कि इससे बढ़ के क्या क्या कुछ हुआ। और ये बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्शन कमीशन, जो कि एक आईनी इदारा था, वो बुनियादी फरीक से, बुनियादी मुतासरा फरीक से मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। यानी पीटीआई एक मुतासरा फरीक थी, वो इलेक्शन कमीशन के पास इंसाफ के लिए जाती रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन उससे मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। और अमूमी तौर पे ये होता है कि अगर कोई अदालत फैसला कर दे तो इलेक्शन कमीशन कहता है ठीक है जी, अदालत का फैसला, हमें क्या, पीटीआई को मखसूस है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता रहा कि जनाब ये पीटीआई के लिए कोई रिलीफ ना आ जाए। तो वो बड़ा जस्टिफाई कर रहे हैं 8 जजेस के मुखालिफ फरीक के तौर पर केस लड़ता रहा। फिर अदालत ने लिखा है, 8 जजेस ने अपने तफसीली फैसले में, कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ना होना पार्टी का अंदरूनी मामला था, जिसकी सज़ा सिर्फ इंतखाबी निशान लेने की हद तक थी। पार्टी को इलेक्शन से रोकने का हक मुतासिर नहीं हो सकता था, लेकिन हुआ। इंटर पार्टी के नाम पर आरओज और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ गैर कानूनी इकदामात किए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ऑब्जर्वेशन दे रही है, ऑब्जर्वेशन नहीं, फैसला लिख रही है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी इकदामात किए। सियासी जमातों की मौजूदगी में वो कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं। कोई 2-4 जीत जाएं, 5-10 जीत जाएं तो समझ आती है, लेकिन सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवार जीत के आ जाएं तो ये कैसे हुआ? इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। जवाब है
कि क्यों हुआ, क्योंकि पीछे एक पूरी सीरीज थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी मार्जिन ऑफ एरर दे रही है कि हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। हालांकि उन्हें यह लिख देना चाहिए था कि हमें मालूम है कि यह सारा कुछ क्यों हुआ, क्यों आज़ाद उम्मीदवार जीते, लेकिन अभी भी यहाँ पर पर्दा रखा गया कि इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। और यह भी लिखा कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना आईनी किरदार अदा करने में नाकाम रहा। फरवरी 2024 में क्या हुआ था? ऑब्वियसली इलेक्शंस हुए थे, तो इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ही अपना आईनी किरदार अदा करने में नाकाम रहा। और फिर इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है कि वो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को फौरी तौर पर देने का पाबंद है, लिहाजा उसे फौरी नोटिफाई किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर भी वजाहत कर दिया। वो जो लोग कहते हैं ना कि जनाब पीटीआई तो मुतासरा फरीक ही नहीं थी, पीटीआई ने तो रिलीफ मांगा ही नहीं था, तो पीटीआई को क्यों दे दिया गया? खैर, उसकी एक पूरी सीरीज थी कि क्यों पीटीआई को ये रिलीफ देना पड़ा, क्योंकि ज्यादती भी भरपूर हुई थी ना, इसलिए फैसला भी और इंसाफ भी भरपूर होना था। लेकिन अदालत ने यह भी वजाहत की है कि पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। तो इससे तो मामला क्लियर हो गया कि पीटीआई की दरख्वास्त जब जजेस के पास मौजूद थी तो वो तो फिर कुछ भी फैसला दे सकते हैं। फिर मामला यहीं तक नहीं रुका। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 फेलो जजेस यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के उस इख्तलाफी नोट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, जिसमें उन्होंने 8 जजेस के फैसले को आइन से मुतसादम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को यह कहा था कि वो फैसले पर अमल दरामद ना करे, या इलेक्शन कमीशन को फैसले पर अमल दरामद ना करने की तरगीब दी थी एक तरह से। तो आज 8 जजेस ने अपने फैसले में ये कहा कि भारी दिल के साथ ये बता रहे हैं कि 2 साथी जजेस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। जिस अंदाज में उन 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफात का इजहार किया वो मुनासिब नहीं था। ऐसा लगा कि 2 जजेस अपनी हदूद से तजावुज़ कर गए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अक्सरियती हुक्म की तामील ना करने का हुक्म दिया, जो कि इस अदालत के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच का फैसला था। ऐसा लगता है कि यह अमल अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसला जो है वो ना सिर्फ जारी किया है बल्कि उसको उर्दू में भी जारी करने का हुक्म दिया है ताकि जो लोग इंग्लिश में फ़ैसला नहीं समझ पा रहे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, तो वो भी उर्दू में फ़ैसला पढ़ लें, उनको आसानी से समझ आ जाए। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो हर रोज़ बैठ जाता है जनाब इजलास बुला के कि हम जायज़ा ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का, और हर रोज़ वो फ़ैसला नहीं करते और उठ के गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला मामला है। आज मेरा ख्याल उनकी कुछ चौथी मीटिंग थी, लेकिन अभी तक वो फ़ैसला नहीं कर पाए। हर मीटिंग में वो ये सोचते हैं कि कैसे बाईपास किया जाए, कैसे सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानने से इनकार किया जाए, क्या जवाज़ ढूंढा जाए, लेकिन अभी तक कोई फ़ैसला वो वाज़े तौर पर कर नहीं पाया। और कानूनी माहिरीन जो है वो पता नहीं उनको क्या बताते हैं कि अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। खैर, इन 8 जजेस के तफसीली फैसले के बाद हुकूमती हलकों में भी एक बार फिर हलचल नजर आई है। वफाकी वज़ीर कानून उन्होंने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी ट्वीट, सोशल मीडिया, सारा कुछ हम देख रहे हैं कि कैसे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि कौम को बताया जा रहा है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करना ज़रूरी है। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, फिर काजी फायज ईसा साहब की भी आज एंट्री हुई और उन्होंने एक अहम फैसला किया है। मैं उस अहम फैसले पर आने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। इस वक्त आपके इल्म में है कि हुकूमत एक आईनी तरमीम करना चाहती है और उस तरमीम के लिए चाहिए उन्हें नंबर्स, 224 नंबर चाहिए जो अभी उनके पास पूरे नहीं हैं, और वो नंबर्स इस वक्त मौलाना और मखसूस नशिस्तें लिए बगैर तो कम अज़ कम पॉसिबल नहीं हो सकते। तो उसका एक और फार्मूला हुकूमत के पास ये है कि कुछ लोग अगर पीटीआई से मिल जाएं उनके साथ और वो वोट कर दें उस तरमीम के हक़ में, चाहे ज़ोर ज़बरदस्ती से या जैसे भी, मतलब पीटीआई के लोग हों बेशक, लेकिन वो वोट आके अगर इधर कर दें तो उनकी तरमीम मंजूर हो जाए। लेकिन उसकी राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है इस वक्त वो है आर्टिकल 63A यानी फ्लोर क्रॉसिंग वाला कानून, कि अगर इस पार्टी ने जाके इधर वोट कर दिया तो वो नाअहल हो जाएगा या वोट तसव्वुर नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसके लिए नज़रसानी की जो दरखास्त है वो पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अरसे से फिक्स नहीं हुई। काजी फायज ईसा ने पहले कोशिश की कि वो आर्टिकल 63A पर जो नज़रसानी की अपील है वो फिक्स कर लें, समाअत कर लें, लेकिन उस वक्त चूँकि मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अक्सरियत में थे उस कमेटी में जो बेंच फिक्स करती है, तो काजी फायज ईसा साहब अकेले कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो अब हुकूमत ने जब ये देखा कि हमारे सारे ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं तो उन्होंने फौरी तौर पर क्या किया कि एक सदारती ऑर्डिनेंस निकाला
जिसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तरमीमी ऑर्डिनेंस कहा जाता है, सदारती ऑर्डिनेंस, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की बजाय किसी और जज को, अपनी पसंद के जज को शामिल करने का इख्तियार दे दिया चीफ जस्टिस को। तो फिर चीफ जस्टिस का इख्तियार तकसीम तो ना हुआ। अगर उन्होंने अपनी पसंद से किसी भी जज को साथ मिला के बेंच बनाना है तो फिर ये तो बेमकसद हो गया ना कि आपने 3 जजेस की कमेटी बनाई, वो फैसला करे अक्सरियत के साथ। तो जो सीनियर जजेस की ट्रेल थी वो टूट गई। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर आउट हो गए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस साहब ने इन कर लिया फौरी तौर पर। उधर सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उधर फटाफट वो सुप्रीम कोर्ट से नोटिफाई हो गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो जस्टिस मुनीब की जगह शामिल कर लिए गए हैं। और फिर आज जो है उस कमेटी का इजलास बुला लिया गया और इजलास बुलाते ही चीफ जस्टिस ने 63A का जो केस है, नज़रसानी केस, उसको समाअत के लिए फिक्स कर दिया। अब आगे क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है रास्ता निकल आएगा कि इस पार्टी का शख्स जो है वो उस पार्टी को वोट कर सकता है। मेरी अपनी राय ये है, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इस किस्म के बेंचेस को बनाना, वो भी आखिरी लम्हात में, वो तो यही इंडिकेट करता है। अमूमन ऐसा होता है जब कोई कंट्रोवर्शियल केसेस इस किस्म के होते हैं ना, तो जो जाने वाले या आउटगोइंग जजेस होते हैं वो ऐसे केसेस में हाथ नहीं डालते। वो कहते हैं आने वाले जो जज साहब हैं वो देखेंगे, वो बेंच बनाए तो देखें। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने केस जो है वो फिक्स कर दिया है। आज जब जजेस कमेटी का इजलास हुआ इस केस को फिक्स करने के लिए, तो उसमें ऑब्वियसली जस्टिस मंसूर अली शाह को शिरकत करना थी, लेकिन वो एहतजाजन शिरकत किए बगैर ही रवाना हो गए। और फिर सामने आया उनका 3 सफ़ात पर मुश्तमिल वो ख़त जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी की दोबारा तश्कील पर और वो जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया उसके निफाज पर सवालात उठाए हैं। और अपने इस ख़त में ये लिखा है उन्होंने कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज के चंद घंटों के अंदर ही कमेटी को नोटिफाई कर दिया गया, कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई और इस बारे में कोई वजह भी नहीं बताई गई। दूसरे नंबर पर जो सीनियर तरीन जज थे जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको कमेटी की तश्कील से क्यों हटाया गया ये भी नहीं बताया गया। अगले सीनियर तरीन जज को भी नज़रअंदाज कर दिया गया और चौथे की बजाय 5वें नंबर के जो जज साहब हैं उनको रुकन नामजद कर दिया गया। तो वो कहते हैं कि जब तक कमेटी को असल हालत में बहाल नहीं किया जाता मैं इस इजलास में शिरकत नहीं करूँगा। तो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी संगीन हो गए हैं, यानी जजेस के जो इख्तलाफात हैं वो काफ़ी टेंस हो गए हैं। देखते हैं कहाँ पर जाता है ये मामला। अब आ जाइए ज़रा डयाला जेल की तरफ। इमरान खान आज काफ़ी खुश दिखाई दिए। ऑब्वियसली लाहौर जलसे की कामयाबी पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। फिर जैसे उन्हें बताया गया कि इतनी रुकावटें थीं और इन रुकावटों के बावजूद इतने नंबर्स में लोग पहुँचे और जो सिचुएशन एग्जैक्ट उन्हें बताई गई, तो उन्होंने कारकुनान को शाबाश भी दी, बड़ी खुशी का इजहार किया और कहा कि इतनी रुकावटों के बावजूद कामयाब जलसा करने पर कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और साथ ही उन्होंने अगला जलसा रावलपिंडी में करने का कहा है। अली अमीन गंडापुर ने शायद इमरान खान के होम टाउन मियांवाली में जलसा करने का फ़ैसला किया था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो रावलपिंडी में जलसा करें। और एनओसी वाला मामला जो है वो अब पीछे रह गया। इमरान खान ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। पहले वो कहते थे कि एनओसी मिले तब जलसा करें, अब वो कहते हैं मिले या ना मिले आपने जलसे से नहीं रुकना, जलसा हर हाल में करना है। और ये जो आइनी तरमीम का एक प्लान है, इस पर उनका जो रद्द-ए-अमल है वो बताते हैं कि हमारा प्लान जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाने का है। और वो कहते हैं कि अगर ऐसी आइनी तरमीम लाई गई तो फिर हम भरपूर स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे मुल्क भर में। अभी भी चली रही है, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट कैसी होगी, कामयाब होगी नहीं होगी, जब तरामीम ही आ गई तो उसके बाद अगर आएगी तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई फ़ायदा होगा। जो भी होना है वो पहले पहले होगा तो उसका कोई असर होगा। एनीवेज़ अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको आसानी से चीज़ें समझ आई हैं तो बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं सब्सक्राइब के बटन का। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है वो ज़रा कमेंट सेक्शन में तशरीफ़ ले आइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ थोड़ी देर में। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।